साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जो साथी सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अर्थशास्त्र विषय संबंधित यह दूसरा वीडियो है। सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिससे हमारे सामने एक पृष्ठभूमि तैयार होगी। उससे हमें ये ज्ञात होगा कि विगत परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और भावी आने वाली परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। लेकिन उससे पहले जिन साथियों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं इन प्रश्नों पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति तब होगी जब MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY। ये कथन आपको देखना है कि सही है, गलत है या अनिश्चित है। तो आगे जब ये वीडियो देखेंगे इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इन प्रश्नों का जवाब वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा, लेकिन जिन साथियों ने ये वीडियो पूरा देखेंगे उन्हें ये जवाब है वो स्वयं भी दे पाएंगे। चलते हैं। इसमें हमें ये जानना होगा कि प्रोफेसर मार्शल कौन है और उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, और ये जो MUX क्या होता है, PX क्या होता है, MUY क्या होता है, PY क्या होता है। इन तमाम बिंदुओं को इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें दो वस्तुओं की स्थिति में गणनावाचक विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की शर्त। सबसे पहले हम जानेंगे कि गणनावाचक विश्लेषण क्या होता है और उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। उसके बाद इस प्रश्न का जवाब हम दे पाएंगे। तीसरे प्रश्न पर हम चलें तो गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा कहलाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि MUX बटे PX ग्रेटर देन MUY बटे PY की स्थिति हो तो उपभोक्ता क्या करेगा। X वस्तु का अधिक प्रयोग करेगा, Y वस्तु का करेगा। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, MUX बटे PX लेस देन MUY बटे PY। तो इसका उल्टे होने की स्थिति में तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों को देखने के बाद सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट पर पुनः चर्चा करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने सबसे पहले उपयोगिता का अर्थ जाना था। उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि आवश्यकता संतुष्टि के गुण को उपयोगिता कहते हैं। ऐसी शक्ति जिससे हमें आवश्यकता की संतुष्टि हो। हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं और जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उन सब से हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। जरूरी नहीं है उपयोगिता से लाभदायकता मिले, हानिकारक भी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो आवश्यकता की संतुष्टि होती हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में शराब का उदाहरण दिया था। एक व्यक्ति जो शराब पीने का आदी है, वो शराब पीने के बाद अपनी आवश्यकता की संतुष्टि की पूर्ति करता है, तो उसको उस शराब से भी उपयोगिता मिलती है। पिछले पार्ट में हमने ये भी देखा कि इस उपयोगिता को मापने के दो तरीके हैं, दो विचारधाराएं हैं, दो विचारक हैं, दो विश्लेषण हैं। जिसमें पहला है गणनावाचक, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। गणनावाचक जो विश्लेषण है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमने मार्शल और पिगू पर बात की थी, और उनका मानना है, जैसा नाम से पता चल रहा है, कि उपयोगिता की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। जैसे हम लंबाई को मापें, वजन को मापें, ठीक उसी प्रकार हम उपयोगिता को एक अंकीय मान द्वारा माप सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा, और उसमें हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को भी समझा था। सीमांत उपयोगिता ह्रास का मतलब कमी नियम को भी देखा था। और ये नियम कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करें, एक के बाद एक इकाई का उपभोग करें, तो हमारी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। हम किसी भी वस्तु का, जैसे हमें भूख लग रही है, हम रोटी खा रहे हैं, जैसे जैसे हम रोटी की इकाइयाँ बढ़ाएंगे तो हमारी उपयोगिता में क्या होती जाएगी, गिरावट होती जाएगी। पहली रोटी जब हमें भूख ज़्यादा लग रही है तो ज़्यादा उपयोगिता देगी धीरे धीरे, और एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ हम पूर्ण तृप्ति हो जाएगी, पूर्ण संतुष्टि कहेंगे।
जहां सीमांत उपयोगिता हमारी शून्य हो जाएगी। जैसा कि आप ये टेबल देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने वस्तु की इकाई 1 से 7 ली है और पहली इकाई का जब उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है तो 10 के बराबर उसको उपयोगिता मिल रही है, दूसरी से 8, तीसरी से 6, और जैसे इकाइयों में वृद्धि कर रहा है तो प्राप्त जो उपयोगिता है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। जैसे ही छठी इकाई का प्रयोग करें, जो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, शून्य हो गई, और कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 30 हो गई, जो इस टेबल में सबसे अधिक है, जिसके बारे में पार्ट फर्स्ट में हमने विस्तार से चर्चा की है। केवल मेरा यहाँ आपको बताने का मकसद ये है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है। जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करेंगे, हमारी जो उपयोगिता है वो घटती जाएगी। ठीक है, और एक बिंदु ऐसा आएगा जहां सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी और कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, जैसा कि इस टेबल पर हम देख रहे हैं। चलते हैं, आज का जो टॉपिक हमारे सामने रखा गया है वो है सम सीमांत तुष्टिगुण का सिद्धांत। जैसा कि इस नाम से पता चल रहा है कि सम सीमांत तुष्टिगुण, सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है, इसको गणनावाचक विश्लेषण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, गणनावाचक विश्लेषण के अंतर्गत हमने देखा कि उपयोगिता का मापन किया जा सकता है, जिसमें मुख्यतः मार्शल पिगू आते हैं, और इनके अनुसार उपभोक्ता संतुलन में वहाँ होगा जहाँ सीमांत जो तुष्टिगण है वो क्या हो जाए, समान हो जाए। समान किस प्रकार से हो जाए, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसको भी हम देखते हैं। जैसा कि हमने सीमांत उपयोगिता को पिछले पार्ट में देखा है कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे पीछे मैंने टेबल बनाई, उसमें देखा आपने कि पहली इकाई की कुल उपयोगिता 10 है, दूसरे की 18 है, तो यहाँ कितने का परिवर्तन हुआ, 8 का। हमने देखा कि जैसे जैसे इकाइयों में हम वृद्धि करते हैं तो जो प्राप्त उपयोगिता है वो घटती जाती है। जैसा कि एक बार पुनः आप टेबल देखिए कि इस टेबल में हम देखें तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, और ये कैसे प्राप्त हुई कि पहली इकाई की कुल उपयोगिता कितनी है, 10 है, दूसरी की 18 है, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 18 माइनस 10 यानी 8 का परिवर्तन हुआ, 24 माइनस 18 यानी 6 का परिवर्तन हुआ, 28 माइनस 24 यानी 4 का परिवर्तन हुआ। तो जो प्राप्त उपयोगिता है वो हमारी कैसी प्राप्त हो रही है, घटती हुई प्राप्त हो रही है। वैसे वास्तव में देखा जाए, एक उपभोक्ता व्यवहार में अपनी आय की उसको जानकारी होती है और वो विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है, केवल कोई एक वस्तु ही खरीदता नहीं है, एक से अधिक, 1, 2, 3, 4 कई वस्तुओं का प्रयोग करता है, और इन वस्तुओं से मिलने वाली जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता, वो क्या हो जाए, समान। समान कहाँ हो जाए, किस प्रकार हो जाए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो एक टेबल के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो सम सीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत के अनुसार इसके कई और नाम हैं जिन पर भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपको भ्रमित कर सकता है। इस सम सीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत को अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, आनुपातिकता का भी नियम कहते हैं, स्थानापन्नति का नियम भी कहते हैं, सम सीमांत प्रतिफलों का नियम भी कहते हैं, और इसे ही गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को है गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, जबकि इसको गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। इसको आप थोड़ा सा याद रखना कि सम सीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत को गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। अब इसमें देखें कि किस प्रकार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक उपभोक्ता वहाँ संतुलन में होगा जहाँ उसकी उपयोगिता क्या हो, अधिकतम हो, और उपयोगिता अधिकतम कब होगी, जब सभी वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाए, समान हो जाए। किस प्रकार से समान होगी उसको एक टेबल के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें उपभोक्ता को विवेकशील रेशनल माना गया है। ठीक है, विवेकशील का मतलब है कि ऐसा उपभोक्ता जिसको अपनी आय की जानकारी है,
कि उसके पास पैसा कितना है, उसको ये भी जानकारी है कि अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत कितनी है। जैसे हम यहाँ दो वस्तु लें एक्स और वाई, तो एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, वाई वस्तु की कीमत कितनी है, उसकी भी जानकारी है। और वो अपनी इस आय का इस प्रकार से इन दोनों वस्तुओं पर उपभोग करेगा कि उसकी जो उपयोगिता है वो क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। ये भी उसमें सारी गुण होते हैं किसमें, जब उपभोक्ता विवेकशीलता इसके अंतर्गत माना जाता है। इसके साथ साथ यूटिलिटी क्या होती है उसकी भी हमने चर्चा की है, और हमने ये देखा कि MUX क्या होता है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी अक्स लिखा है, तो ये ध्यान में रखना कि ये अक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। कैसे प्राप्त होगी इसको हम एक तालिका के द्वारा समझेंगे। MUY का मतलब है वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वाई यहाँ आ गई, और यहाँ जेड लिख दिया तो इसका मतलब जेड वस्तु की सीमांत उपयोगिता। साथ ही साथ यहाँ PX क्या है, तो X आ गया, इसका मतलब X वस्तु की कीमत प्राइज, और ये मतलब क्या हुआ, वाई वस्तु की कीमत। और यहाँ आई मैं ले रहा हूँ उपभोक्ता की आय, इनकम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये MUE हो गया, मौद्रिक व्यय से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण। ये क्या होता है उसकी भी टेबल के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपको MUX, MUY, PX, PY के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब मैं एक तालिका पर ले जाता हूं और उस तालिका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार एक उपभोक्ता संतुलन में होगा, किस प्रकार सीमांत उपयोगिता समान होगी, उस पर भी चर्चा करते हैं और बाद में इन परिभाषाओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक तालिका पर चलते हैं। तालिका में आप देख पा रहे हैं एक काल्पनिक तालिका है जो हमने बनाई है, समझने के लिए है। इस तालिका को आपको याद नहीं रखना है, ये आंकड़े, ये मान कहाँ से हैं, किसी प्रकार से आपको कहीं दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। फिलहाल इस तालिका पर हम चलिए। तालिका में हम देख रहे हैं कि MUX और MUI जिसकी हमने चर्चा की है। MUX का मतलब है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और MUY का मतलब है Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और ये इकाइयाँ दे रखी है एक। अब आपसे कोई पूछे कि पहली इकाई का प्रयोग करने पर X की करें तो X की सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है 40, Y की कितनी मिल रही है 48। दूसरी इकाई की X वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी है 36, 42। फिर तीसरी की 32 और ये 36, फिर ये 28, ये 30, ये 24 और 20 और 18। अब ये टेबल किस प्रकार से आई उसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने पहले एक टेबल बनाई थी और उस टेबल पर मैं पुनः ले चलता हूँ, जहाँ हम देख रहे थे कि वस्तु की जैसे जैसे हम इकाइयों में वृद्धि कर रहे थे हमारी उपयोगिता क्या होती जा रही थी, घटती जा रही थी। ठीक है, ये एक काल्पनिक तालिका है। सिर्फ आपको ये बात समझनी होगी कि जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि करते हैं उपयोगिता क्या होगी, घटेगी। आप चाहे 10 से स्टार्ट कर लो, चाहे 20 से कर लो, चाहे 40 से स्टार्ट कर लो, लेकिन जैसे 10 से कर रहे हो तो अगला मान 10 से बड़ा नहीं आना चाहिए, फिर अगला मान 8 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये कम होता जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि कोई भी वस्तु का हम निरंतर उपभोग कर रहे हैं, जैसे रोटी की एक के बाद इकाई बढ़ा रहे हैं, तो हमारी उपयोगिता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टेबल बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि X वस्तु की पहली इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो 40 के बराबर, फिर 36 के बराबर। यानी आप यहाँ देख रहे हो कि धीरे धीरे ये मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि Y वस्तु का भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मान कम होता जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये ध्यान में रखना है कि जहाँ इन सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए, वहाँ उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। जैसे ये 24 यहाँ बराबर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई बराबर हो रहा है क्या? जैसा कि आप इस टेबल के अंदर और देखो तो इस प्रकार हम ये देखें कि जैसे ये 24 वाला बराबर है, ये 36 वाला भी बराबर है, 36 यानी X की 2 इकाई का प्रयोग करें और Y की कितनी करें 36 लें तो अपन 36 लें तो 1 2 3 इकाई Y की लें। ठीक है, तो इस प्रकार ये कई जगह बराबर हो रहा है और वहाँ उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन
यहाँ ध्यान दीजिएगा कि व्यवहार में ये कब MUX को MUY के बराबर कब लें, जब इनकी कीमतें बराबर हो। जैसे मान लें कि x की भी कीमत 1 रुपये हो और y की भी कीमत 1 रुपये हो, या x की भी कीमत 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, और y की भी कीमत 2 रुपये हो। लेकिन व्यवहार में देखें कि दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या नहीं होती, समान नहीं होती। तो इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसमें कुछ संशोधन किया है, क्योंकि इनकी कीमत अलग अलग है। जैसा कि हम देखें कि मैंने एक उदाहरण लिया है कि माना उपभोक्ता के पास आय 14 रुपये है। जरा इसको समझने का प्रयास करना। और x वस्तु की कीमत कितनी है, 2 रुपये है, और y वस्तु की कीमत कितनी है, 3 रुपये है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि ये 24 है, ये 24 है, दोनों समान हैं। और ये कब होता, जब दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या होगी, समान होगी। लेकिन यहाँ कीमतें समान नहीं है, इसलिए हमने इस MUX में PX का भाग दे दिया। जैसे 40 में 2 का, 2 क्या है, वस्तु की कीमत है। 36 में 2 का, तो हमारे सामने ये क्या आया, 20 आया, 18 आया, 16 आया, 14 आया, 12 आया, 10 आया। कैसे आया, 40 में 2 का भाग दिया, 36 में 2 का भाग दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि x वस्तु पर हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि x वस्तु की कीमत कितनी है, 2 है, तो पहली इकाई पर 2 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो इनके अनुपात जो हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये क्या हुआ, इसके मुद्रा का जो सीमांत उपयोगिता वो है, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को क्या लेकर चल रहे हैं, स्थिर। आपको इसमें नहीं जाना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, स्थिर कैसे होती है। जिनको विस्तार से चर्चा इसकी जानकारी लेनी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर इसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओगे, वहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र नाम का एक और फोल्डर बनाया गया है, उसमें इसको विस्तार से वीडियो डाला गया है। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा इनके चक्रों में नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ कीमतें अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ कीमतों का अनुपात ले लिया। x वस्तु में x वस्तु की कीमत का भाग दे दिया, उससे मिलने वाली उपयोगिता, और y वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसमें y वस्तु की कीमत का क्या दे दिया, भाग दे दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा कि यहाँ कहाँ कहाँ बराबर हो रहा है। जैसे अपन देखें कि ये 10 है और ये भी 10 है, दोनों बराबर हो रहे हैं। दोनों कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हम ये देखें कि उपभोक्ता का संतुलन के लिए पहली शर्त है, आप देखोगे कि MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY। अगर दो वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है तो ये शर्त है, MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY। ठीक है, यहाँ MUX है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, PX है x वस्तु की कीमत, MUY है y वस्तु की कीमत, PY है y वस्तु की कीमत। आपको MUY सीमांत उपयोगिता हो गई, मतलब MU का मतलब तो है सीमांत उपयोगिता, और PX का मतलब है, P का मतलब है कीमत, और x लगा इसका मतलब x वस्तु की है, और y लगा इसका मतलब y वस्तु की है। कोई दिक्कत नहीं है। तो संतुलन की पहली शर्त क्या है, किसके अनुसार, गणनावाचक के अनुसार, क्योंकि हमने दो विचारधाराएं ली है। पहली है, एक तो है गणनावाचक और एक है क्रमवाचक, जिसके आगे आने वाले वीडियो पर चर्चा करेंगे। गणनावाचक जिसमें हमने मार्शल और पीगू को लिया है। मार्शल और पीगू के अनुसार, इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इनकी विचारधारा के अनुसार, इनके विचारों के अनुसार उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, गणना की जा सकती है, उसका मापन किया जा सकता है। तो पहली शर्त तो ये हो गई। ठीक है, इस शर्त के अनुसार हम देखें कि यहाँ हम देखें कि x वस्तु ये 10 और ये 10 दोनों बराबर है, यानी MUX बटे PX का मान कितना है, 10 है, और MUY बटे PY का मान भी कितना है, 10 है, दोनों बराबर है। इसका मतलब यहाँ संतुलन में है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 12 यहाँ 12 और ये 12 ये भी है। ठीक है, यहाँ ये 16 और ये 16 ये भी है। तो इस प्रकार हम कई स्थितियाँ हमारे सामने उत्पन्न हो गई
कि यहाँ तो उपभोक्ता कहीं भी संतुलन की स्थिति में हो सकता है, लेकिन उसके लिए दूसरी शर्त और हमें ध्यान में रखनी है कि उसके पास पैसे कितने हैं, 14 रुपये हैं। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसके पास खर्च करने के लिए पास कितने हैं, 14 रुपये हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 10 ले और ये 10 ले, तो 10 के हिसाब से वो कितनी इकाइयाँ अक्स की ले रहा है, 1 2 3 4 6 इकाइयाँ ले रहा है ना, 6 इकाइयाँ ले रहा है। 6 इकाई, तो 6 इकाई के हिसाब से एक वस्तु की कीमत अक्स की कितनी है, 2, तो कितने रुपए खर्च हो गए, 12 हो गए। ठीक है, 12 हो गए। और अक्स वाई वस्तु की कितनी इकाई ले रहा है, ये 10 है, तो 1 2 3 4, 4 इकाई वाई की, तो 4 कीमत कितनी है, 3, तो टोटल कितने रुपए खर्च हो गए, 12। 12 एक्स वस्तु पर और 12 वाई वस्तु पर टोटल कितने रुपए हो गए, 24। लेकिन उसके पास 14 रुपये है। इसका मतलब एक्स वस्तु की वो 6 इकाई और वाई वस्तु की 4 इकाई का तो प्रयोग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। फिर आप चलिए ये 12 वाले पर चलिए, तो 12 पर अपन देखें तो क्या है, 12 के अनुसार वो कितनी इकाई अक्स की करेगा, 5, तो 5 2 रुपये है, हिसाब से 10 रुपये हो गया। और ये कितनी करेगा, 1 2 3, 3 इकाई, 3 के हिसाब से ये एक की कीमत कितनी है, 3 है, तो ये कितना हो गया, 9 रुपये हो गया। टोटल कितने हो गए, 19 रुपये। तो ये भी इसके बजट से बाहर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ भी संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। फिर आप देखिए और स्थिति, ये देखिए यहाँ ये 14 है, ये भी इनका मान 14 है। एम यू एक्स बटे पी एक्स का मान कितना है, 14 है। यहाँ भी एम यू वाई बटे पी वाई का मान कितना है, 14 है। 14 14 यहाँ बराबर हो गए, 14 14 बराबर हो गए। इसका मतलब यहाँ भी वो संतुलन की स्थिति में हो सकता है। अब देखिए यहाँ अक्स वस्तु की कितनी इकाई का प्रयोग करेगा, 1 2 3 4, ये 4 इकाई का प्रयोग कर रहा है। अब 4 कीमत कितनी है, 2, तो कितने रुपए खर्च हो गए अक्स पर, 8 रुपये। और वाई की कितनी करेगा, 1 और 2, 2 पर कितने हो गए, कीमत कितनी है, 3, तो 6 रुपये। 8 और 6 कितने हो गए, 14 रुपये हो गए। इसका मतलब एक उपभोक्ता वहाँ संतुलन की स्थिति में होगा जहाँ वह एक्स वस्तु की तो कितनी इकाई का प्रयोग करे, 4, और वाई वस्तु की कितनी इकाई का करे, 2, जहाँ वो अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में होगा। समझ में आ गई बात। तो ये 2 शर्तें हैं आपके सामने, एक बार स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा कि पहली शर्त तो है मुख्य रूप से जहां सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की बटा कीमत बराबर वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत, ये बराबर। और दूसरा उसका आय है, वो खर्चा, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं आय कितनी है, उसके पास 14 रुपये। अक्स वस्तु की कीमत कितनी है, 2, गुणा अक्स वस्तु की मात्रा उसने कितनी ली, 4, प्लस वाई वस्तु की कीमत कितनी है, 3, उसकी इकाइयाँ कितनी है, 2। ठीक है, तो ये 8 प्लस 6, तो ये इधर वाला 8 और 6 को जोड़ेंगे तो ये भी 14 आया, ये भी 14 है। 14 14 दोनों बराबर है। इसका मतलब दूसरी शर्त भी पूरी है। तो आपने एक प्रश्न देखा होगा, उस प्रश्न में वो कह रहे हैं कि, तो हम यहाँ देखें कि संतुलन की शर्त क्या होगी, एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू बटे पी वाई। तो ये इसकी संतुलन की शर्त है। तो ये शर्त क्या कह रही है कि जब वो उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च कर रहा है, जैसे कि हमने देखा, इस तालिका पर पुनः चलते हैं और तालिका में हमने देखा कि वो उसके पास 14 रुपये हैं, तो एक्स वस्तु की कीमत 2 है, वाई वस्तु की 3 है। तो इस हिसाब से वो 14 रुपये में 4 इकाई पर तो खर्च कर रहा है, 4 इकाई तो एक्स की ले रहा है। 4 इकाई पर खर्च करने पर अंतिम उसकी जो पैसा खर्च कर रहा है उससे प्राप्त उपयोगिता कितनी है, 14। और यहाँ वाई वस्तु पर भी कितनी है, 14, 2 इकाई पर। तो ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वहाँ संतुलन की स्थिति में है, और जिसमें उपभोक्ता को क्या माना गया है, विवेकशील माना गया है। अब आपके सामने कुछ और दिमाग में बातें आ रही होगी, क्या उपभोक्ता वास्तव में इस चीज़ की गणना किस प्रकार से करेगा, क्या वो कर सकता है क्या, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि क्या है। लेकिन सबसे पहले हम अब इसमें परिभाषा में चलें। तो परिभाषा में देखें, आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपको वो अनुपात वाला प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और ये एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू बटे पी वाई, ये आपके सामने आते ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि गणनावाचक जो विश्लेषण है, उपयोगिता माप की जो विचारधारा है, जो मार्शल और पिगू की,
उसके अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि में कहाँ प्राप्त होगा, जब ये अनुपात क्या हो, बराबर हो। और ये हम केवल दो वस्तु ले रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं होता कि उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं का ही प्रयोग करता है, व्यवहार में वो एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करता है, लेकिन हमें इस सिद्धांत को समझना है और समझने के लिए हमने दो वस्तुओं का उदाहरण लिया है। अब हम इस परिभाषा पर चलें तो परिभाषा में क्या कहा है, उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को, जैसे यहाँ मौद्रिक आय कितनी थी, 14 रुपये हमने मानी, विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार वितरित करे कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त तुष्टि गुण क्या हो जानी चाहिए, समान हो जानी चाहिए। और समान हमने देखी है तालिका में, पुनः देखें हम कि कितनी 14 दोनों क्या लिए, बराबर लिए। ये तो एक संयोग बन गया जो रुपए के बराबर आए के। आप इसको लेने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं आप एक और नियम बना दो अपने ढंग से कि ये 14 है, ये भी बराबर होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। ये आय का एक संयोग बन गया, मात्र केवल आपको ये देखना है कि यहाँ इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जो ये इकाइयाँ खर्च कर रहे हैं उस पर होने वाला जो खर्चा है वो इसके आय के अनुसार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसकी और शब्दों में हम इसको देख सकते हैं कि उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण क्या हो जाए, समान हो जाए। उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करे कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण तथा उनकी कीमतों के अनुपात क्या हो, समान हो। बात एक ही है, ये गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि MUX बटे PX ग्रेटर देन MUY बटे PY। ठीक है, अब एक तो इसकी आसान सी तो ट्रिक यही है कि जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ है ये मानकर चलिए कि उस वस्तु की इकाइयों में क्या करे, वृद्धि करे। उस वस्तु की, जैसे x वस्तु की जो इधर वाला मान है उसमें ये वृद्धि कर रहा है, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता वाला मान ये बड़ा बता रहा है, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक तो ये है कि इस x वस्तु की इकाई में वृद्धि करेगा और y वस्तु की इकाई में क्या करेगा, कमी करेगा। अब ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या है, अधिक है। ये मान बड़ा कब होगा, जब ये MUX वाला मान MUY वाले मान से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब क्या किया जाए कि इस मान को तो क्या किया जाए, कम किया जाए, और इस मान को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। जब ये MUX वाला मान MUY वाले मान के बराबर हो जाएगा, वापस ये संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। जैसे एक टेबल के द्वारा समझिए आप कि इस टेबल के अनुसार हम समझें तो हम देखेंगे, जैसे मान लीजिएगा ये स्थिति है, ये 20 है और ये 8 है, और हमने बराबर की स्थिति कौन सी ली थी, ये 14 दोनों बराबर की स्थिति यहाँ ली थी। अब ये स्थिति बराबर की कब आएगी, जब ये 20 से ये कहाँ जाए, घटकर, भाई ये 20 आ गया ये मान तो, और ये आ गया 8 है ना। ये 20 मान किसका है, MUX बटे PX का। देखो अगर MUX यानी 40 में 2 का भाग दिया तो ये 20 आया, और ये 8 कब आया, जब 24 में 3 का भाग दिया। इसका मतलब MUX बटे PX का मान बड़ा है MUY बटे PY का। इसका मतलब यहाँ उपभोक्ता संतुलन में नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। उपभोक्ता संतुलन में कब होगा, जब ये दोनों मान बराबर हो, और दोनों कहाँ होंगे, ये वाली स्थिति है। अब क्या किया जाएगा कि x वस्तु की इकाइयों में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। x वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करेंगे तो MU में क्या होती जाएगी, गिरावट होती जाएगी। 40 से 36 हो गया, 36 से 32 हो गया, और जब ये ऊपर वाला मान कम होता जाएगा तो धीरे धीरे ये मान क्या होता जाएगा, 18, 16, 14 ये होता जाएगा। और इधर हम देखें तो इस y वस्तु की में क्या करें, कमी करेंगे तो ये 24 से क्या होता जाएगा, 30, 30 से 36, 36 से ये बढ़कर 42 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये x वस्तु की इकाई में हम वृद्धि करेंगे और y वस्तु की इकाई में कमी करेंगे, तो यहाँ x वस्तु की इकाई में वृद्धि करेंगे तो MUX क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कम होकर 28 हो गया, और 28 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी प्रकार जब y वस्तु की इकाइयाँ घटाएंगे तो ये 24 से मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42, और 42 में 3 का भाग देंगे तो क्या होता जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बराबर हो गए।
अब इसको एक और नज़रिए से हम समझने का प्रयास करें। जब ये स्थिति है, ये 20 की 8 की, तो क्या होगा आप देखिए, हम इसकी MUX को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। और घटेगा कब, जब उसकी इकाइयाँ बढ़ें। जैसा कि हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार देखा, जैसे जैसे हम हमारे स्टॉक में कोई भी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होती है, उससे प्राप्त उपयोगिता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इसका मतलब हमने देखा कि जो MUX वाला मान है वो बड़ा है और इसको कम कम करना है। और कम कब होगा, जब इसकी इकाइयों में हम क्या करें, वृद्धि करें। और इकाइयों में वृद्धि करेंगे तो धीरे धीरे ये 40 से 36, 36 से 32 इस प्रकार घटता जाएगा। और इसकी इकाइयों में कमी करेंगे जब हमारे स्टॉक में कमी होगी। जैसे हम देखते हैं ना, आमतौर पर ये नियम क्या कहना चाहता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, किसी भी चीज़ की हमें वृद्धि हो जाए तो उसमें धीरे धीरे उसकी उपयोगिता में क्या होगी, गिरावट होगी। एक परिवार में एक बच्चा और एक परिवार में 8 बच्चे हैं, तो आप पहचान जाओगे कि एक वाले की वैल्यू ज़्यादा है, वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाए तो घर वाले सारे उसके पीछे कि बेटे को भूख लगी है, सारा खाना वाना खिलाएंगे। और 5-4 है तो कोई नाराज़ हो बैठा हो, सोचते हैं चुपचाप वो अपने आप ही घूम फिरा कर आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ हम देखें कि जब संख्या में वृद्धि करेंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी। और तो आप समझ गए होंगे कि MUX/PX ग्रेटर देन MUY/PY की स्थिति होगी तो x वस्तु की इकाई में वृद्धि करेंगे और y वस्तु की इकाई में क्या करेंगे, कमी करेंगे। x के y के साथ प्रतिस्थापन करेंगे, x की इकाई बढ़ाएंगे और y की कम करेंगे। x की इकाई बढ़ाएंगे तो x की सीमांत उपयोगिता में क्या होगी, गिरावट होगी। और y की घटाएंगे तो इसमें वृद्धि होगी। तो ये आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको एक कमेंट बॉक्स पर जवाब देना है कि स्थिति अगर ऐसी हो, MUX/PX लेस देन MUY/PY की स्थिति हो, तो बताइए कि कौन सी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करेंगे और कौन सी वस्तु की इकाई में कमी करेंगे कि उपभोक्ता पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाए। और उपभोक्ता संतुलन वहाँ होगा जहाँ उसका उपयोगिता अधिकतम हो और सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये था सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसमें हमने देखा कि MUX/PX बराबर MUY/PY दोनों बराबर हो जाएगी, वहाँ संतुलन में होगी। और साथ ही साथ दूसरी शर्त, जैसा कि मैंने बताया कि आय को उसके खर्चे के अनुसार आपको देखना है। जैसे हमने देखा 14 रुपये उसके पास हैं, तो 14 रुपये से ज़्यादा तो वो कहाँ से खर्च करेगा। अब जैसा कि इसकी कुछ आलोचनाएं इसके अंदर दे रखी है, उसको भी हम देखें कि सम सीमांत तुष्टि गुण नियम की कुछ परिसीमाएं दे रखी हैं। परिसीमाएं का मतलब लिमिटेशन। जैसा कि हमने ये देखा कि उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है। वास्तव में उपभोक्ता विवेकशील नहीं होते हैं, वे अपनी सीमांत तुष्टि गुण को सही प्रकार से गणना नहीं कर सकते। प्राय उपभोक्ता अपने स्वभाव तथा रीति रिवाज से प्रभावित होकर अपनी आय का कुछ हिस्सा ऐसी वस्तुओं पर व्यय कर देता है, चाहे उन्हें इनसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो या अथवा न हो। तो ये नियम तो ये मानकर चलता है कि उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में देखें तो ज़रूरी नहीं है कि उपभोक्ता विवेकशील हो। कई बार वो ऐसी स्थिति है, जैसे हम देखते हैं हमारे कई रीति रिवाज है, जिस रीति रिवाज में हम देखते हैं ये वस्तु तो हमें खरीदनी पड़ेगी, वहाँ हम कीमत नहीं देखते, तो वहाँ हमें उस वस्तु को लेना पड़ता है। तो ये कई स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि व्यवहार में उपभोक्ता का विवेकशील होना जरूरी नहीं होता है। लेकिन ये जो सिद्धांत ये मानकर चलता है कि सम सीमांत तुष्टि गुण नियम मानकर चलता है कि उपभोक्ता क्या होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। साथ ही साथ इस नियम में हम देखा कि ये मनोवैज्ञानिक भावना पर आधारित है। जैसा कि हमने ये देखा कि वो ये मान लेता है कि उसकी उपयोगिता में गिरावट होती है और उसका मापन भी संभव ये मानकर चलता है कि उसका हम मापन कर सकते हैं कि, क्योंकि गणनावाचक दृष्टिकोण के अंदर पढ़ रहे हैं हम। और गणनावाचक के अंतर्गत मार्शल और पिगू का मानना है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है वास्तव में देखें कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं। ये कोई वजन थोड़ी है या कोई दूरी थोड़ी है इसको माप लें। और एक और इसके सामने इसकी लिमिटेशन हम देख सकते हैं कि अविभाज्य वस्तु है, वहाँ ये नियम लगभग ये मान कर चल सकते हैं कि फेल हो सकता है। जैसे कार है, अब कार की कीमत 2 लाख है। अब कार का किसी अन्य वस्तु के साथ अगर मतलब कि प्रतिस्थापन करें तो कार का विभाजन हम किस प्रकार से करें। तो ये कई बार ऐसी स्थिति में अविभाज्य वस्तु की स्थिति में हो सकता है इस नियम को हम पालन करने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि अविभाज्य वस्तु का खाद्यान्न के साथ अगर
मतलब उनमें प्रतिस्थापन करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कार का जैसे गेहूं के साथ, गेहूं को तो हम थोड़ा थोड़ा वजन में बांट सकते हैं, किलो में, 3 किलो में, 5 किलो में, 10 किलो में, क्विंटल में, लेकिन कार को कैसे हम टुकड़ों में बांटें। और ये नियम इस मान्यता पर भी आधारित है कि उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी होती है। वो ये भी मान कर चलते हैं कि वास्तव में उपभोक्ता मतलब वो उसके जो विकल्प हैं, कोई एक्स वस्तु का प्रयोग कर रहा है, कोई वाई वस्तु का प्रयोग कर रहा है, उन विकल्पों की पूर्ण जानकारी होती है। ये ऐसा व्यवहार में हम देखें संभव नहीं होता है। लेकिन आपको इन सीमाओं पर नहीं जाना है, आपसे यहाँ से कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। आपको तो ध्यान में, जैसा कि मैंने बताया कि उस कीमत जो सीमांत उपयोगिता और कीमत का जो अनुपात है, इस टेबल को बड़े ध्यान से देख लेना। इस टेबल को कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये टेबल हमने अपने हिसाब से बनाई, ये 40-36 मान है, अपने तरीके से बनाया है। सिर्फ इसको बनाते समय ये हमने देखा कि इसका मान क्या होता जाना चाहिए, घटता हुआ आना चाहिए। जैसे 40 से 36 है, 36 से 32 है, और इसको भी हमने अपने हिसाब से कम किया है। तो यहाँ आपको किसी प्रकार को रटने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो प्रश्न देखे थे वो इन्हीं बिंदुओं पर आधारित थे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम जो हमने सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम है उसकी यूज का है, उपयोग का है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उपभोक्ता बचत पर भी हम चर्चा करेंगे, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक बार पुनः हम प्रश्नों पर चलते हैं, जिसमें हमने प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता संतुलन, तो मार्शल वाला हमने देख लिया कि गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पार्ट जरूर देखें, जिससे आपके और ये दृष्टिकोण, ये विचारधारा समझने में दिक्कत नहीं होगी। और ये इसका कथन ही है, क्योंकि संतुलन कहाँ प्राप्त होगा, जहाँ ये कीमतों का अनुपात क्या हो, बराबर हो। फिर दो वस्तुओं की स्थिति में गणनावाचक विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त कहाँ है, तो शर्त कहाँ होगी, ये वाली, MU(x/PX) बराबर MU(y/PY). ये MRS(x/y), ये आगे हम तटस्थता वक्र पढ़ेंगे, जिसको उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, वहाँ आता है। उसको भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए। फिर इसके अलावा गोसेन का द्वितीय नियम किसको कहा जाता है, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, ये भी हमने देखा था। तो इस प्रकार ये प्रश्न है, और जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं से प्रश्न बनेंगे। ज़्यादा आपको दिक्कत में नहीं जाना है, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा आपको विस्तृत किसी साथी को जानकारी लेनी है, मैंने पहले बताया कि मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक फोल्डर बना रखा है, उसमें इसको ज़्यादा विस्तार से, लेकिन जो द्वितीय श्रेणी सेकंड जो सामाजिक विज्ञान की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः आप सभी से अपील कि जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।